नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की एक शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव परिषद धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, बिल्कुल ही आपकी जो कक्षाएं हैं निरंतर क्रियाएं तक हम पहुंच चुके हैं। जो भी आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू राजस्थान एसआई और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा है उसको लेकर, तो हम बिंदु से बिंदु अर्थात लगातार जो है एक एक बिंदु करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लियर करते जा रहे हैं। उम्मीद है मित्रों कि आप बिल्कुल प्रत्येक बिंदु को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। अंतिम कक्षा में हमने बात की क्रिया की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम अंतिम कक्षा की ओर अग्रसर हैं और इस अंतिम कक्षा में आज हम क्रिया बिंदु को जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो मित्रों, जैसा कि अब तक हमने क्रिया की परिभाषा के साथ ही, क्रिया के भिन्न उदाहरणों के साथ ही, क्रिया के सारे प्रकारों को लेकर यहाँ पर अपन भिन्न तरीके और भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम कक्षा में हमने बात की थी क्रिया के अकर्मक और सकर्मक अर्थात जो कर्म के आधार पर भेद है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में आप किस तरीके से जो है डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, उसका एक पाथ, उसका एक रास्ता मैंने आपको यहाँ पर सुझाया था। उम्मीद है कि आप वहां तक पहुंच पाए होंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में आप किस तरीके से भेद जो है वो कर पाते हैं। तत्पश्चात हमने सहायक क्रिया को लेकर भी बात की, सामान्य क्रिया को लेकर भी बात की, भिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप तक वो बात जो है हमने रखी और उम्मीद है कि आप उस बात तक पहुंच भी पाए होंगे। तो मित्रों, यहां पर हम क्रिया को प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार प्रयास कर रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस लेवल के हो सकते हैं। मित्रों, एक चीज और है कि बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किसी भी बिंदु को पढ़े तो उसको बेसिकली पढ़ना, आधार से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा आप उस बिंदु में जो है परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी बिंदु पढ़े उसको बेसिकली पढ़े। मैं भी यहां से प्रयास कर रहा हूं कि इसको बेसिक से पढ़ाने का प्रारंभ करूं और उसको ऊंचाइयों तक ले जाऊं और आपके प्रतियोगी परीक्षा में जो भी जिस दृष्टिकोण से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां तक मैं आपको पहुंचा पाऊं। तो लीजिए मित्रों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की इस कक्षा का आगाज करते हैं। इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कक्षा पार्ट 3 क्रिया उसके भेद, और ये जो है आज इस बैच की जो है 10 नंबर की क्लास जो है होने जा रही है, सामान्य हिंदी क्रिया एवं उसके भेद। तो मित्रों, आगे चलते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं। जो अंतिम कक्षा हमने ली थी उसमें आपके अर्थ के आधार पर भेद जो है हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने सामान्य क्रिया अर्थात साधारण क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में बात की थी। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर संयुक्त क्रिया को लेकर। संयुक्त क्रिया को लेकर बात कर रहे हैं, अर्थ के आधार पर भेद जो है क्रिया का, इसका थर्ड पार्ट है संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में अपन बात करेंगे इसकी परिभाषा को लेकर कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं, देखो, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं हो तब उन दोनों का मेल हो तो वहां पर क्या आएगी, संयुक्त क्रिया वो जो है वो बन जाएगी। 2 भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया को जन्म देता है। लीजिए, जैसे अतिथि आ गए स्वागत करो, अतिथि आ गए हैं स्वागत करो। इसमें देखो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले सेंटेंस में वाक्य में आपको क्या करना है कि मुख्य क्रिया को ढूंढना है, क्रिया को पहचानना है, फिर कर्ता को पहचानना है, ठीक है ना। तो ये एक रास्ता होता है। अब हम जहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, अतिथि आ गए स्वागत करो, इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है। देखो, अतिथि जो है वो तो हमारा कर्म है, आना वो मुख्य है यहाँ पर, अतिथि आ गए हैं, ठीक है ना। तो आना यहाँ पर क्या हो गई, आपके मुख्य क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मुख्य क्रिया बन जाएगी। ये यहां पर मुख्य क्रिया है। और इस वाक्य में आगे मुख्य तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है, और ये स्वागत करो जो है ये आपकी क्या रहेगी, यहां पर सहायक क्रिया जो है वो रहेगी। इस प्रकार मुख्य सहायक के दोनों, मुख्य और सहायक दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो, दोनों ही क्रियाओं का, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, जब दोनों का ही जो है यहां पर मिलन हो जाता है तो ये एक संयुक्त क्रिया के रूप में यहां पर प्रदर्शित होती है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, एक से अधिक भी मित्रों हो सकती है।
ओके, इस तरीके से ये संयुक्त क्रिया को समझते हैं कि दो भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं, दोनों का मिलन एक ही वाक्य में यहाँ पर होगा, मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रियाएं, अर्थात इस तरह से ये संयुक्त क्रिया के रूप में तब्दील हो जाती है। इसको अपन और अच्छे उदाहरणों के साथ देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया ध्यान रहे, जैसे कि इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं यह काम नहीं कर सकता, उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखें भर आई, वह मुझसे रूठ कर चला गया। अब देखिए यहां पर आपके सामने संयुक्त क्रिया से संबंधित उदाहरण जो है यहां पर देखे जा रहे हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं मैं यह काम नहीं कर सकता। अब देखिए मैं यह काम नहीं कर सकता, तो कर और सकता यहां पर दोनों ही प्रकार की क्रियाएं जो है उपस्थित है, अतः यह संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल होगा। उसकी आंखें भर आई, भर और आई अर्थात ये दोनों जो है यहां पर क्रियाएं हैं, और एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया के माध्यम से यहां पर संयुक्त क्रिया का मिलन जो है वहां पर हो रहा है। वह मुझसे रूठ कर चला गया, रूठ कर चला और गया, ठीक है ना। इस तरीके से रूठा भी हो गया, उसका चला भी हो गया, गया भी हो गया। तो इस तरह से ये वाक्य जो है यहां पर संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल्स आपके सामने रहेंगे। इस तरह से जो है वो संयुक्त क्रिया यहां पर रहती है, ठीक है। तो अब देखिए बात कर रहे हैं अपन आगे कि इस संयुक्त क्रिया को और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त क्रिया के चार भेद हैं। कितने? चार भेद हैं मित्रों। संयुक्त क्रिया के चार भेद हैं, जिसमें पहला है मुख्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया, तीसरा है संयोजी क्रिया, और चौथा रहेगा इसमें रंजक क्रिया। ये मित्रों ये संयुक्त क्रिया के चार भेद होते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। इन चारों ही क्रियाओं को यहां पर अपन अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर कि संयुक्त क्रिया के चार भेद है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। अब हम इस एक एक क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि मुख्य क्रिया किसे कहेंगे। मुख्य क्रिया अर्थात वह क्रिया जो मुख्य अर्थ देती है। मुख्य अर्थ देती है, वह क्रिया जो मुख्य अर्थ देती है, वो अपने आप में क्या होगी? मुख्य क्रिया कहलाएगी। जैसे कि वह लिख चुका था, वह लिख चुका था, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। इस तरह से ये दो मुख्य जो क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया वही होगी जो वह क्रिया जो मुख्य अर्थ देती है, अर्थात ये लिखना और ये पढ़ना अपने आप में मुख्य क्रिया के यहाँ पर एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संयुक्त क्रिया के चार भेदों की, जिसमें मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। उसमें पहली क्रिया जो है वो है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मीन्स जो मुख्य अर्थ दे वो मुख्य क्रिया रहेगी। और इस सेंटेंस में ये दो को इस तरीके से जो है वह लिख चुका था और वह पढ़ रहा होगा, ये लिखना और पढ़ना अपने आप में मुख्य अर्थ है। इसको देख ले मित्रों, फिर आगे चलते हैं।
अब देखिए मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड है संयुक्त क्रिया का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका सहायक क्रिया। वैसे हम सहायक क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार इसको दोहराने का प्रयास करते हैं। ये संयुक्त क्रिया के अपन जो है कंसेप्ट में वह बात कर रहे हैं सहायक क्रिया की, कि वाक्य में मूल क्रिया के साथ 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 करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। जो मूल क्रिया होगी उसके साथ में कार्य करने वाली क्रिया जो होगी वो जो है आपके सहायक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अब एक सेकंड इसको ये भी कह सकते हैं कि बोध काल का बोध कराने वाली क्रिया भी सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। ओके। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वाक्य में मूल क्रिया है उसके साथ में सहायक उसका कार्य करने वाली जो है सहायक क्रिया कहलाएगी, या सहायता करने वाली क्रिया जो है वो सहायक क्रिया कहलाएगी। और काल का बोध कराने वाली क्रिया जो होगी वो भी अपने आप में सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है मित्रों। अब देखिए सहायक क्रिया का मीन्स, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, मैं पढ़ता हूं, मैंने मैं खाता हूं, वह घूम रहा था, सीता नाच रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हूं, रहा था, रही थी, रहे हैं, ये जो है आपके सारे ही सारे क्या है, सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। अर्थात हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इंग्लिश में जैसे कि आपके इज आर एम है, इंग्लिश में जैसे कि आपके इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, ये जितने भी प्रकार के आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेड है, ये जिस तरीके से मुख्य क्रिया के साथ में लगकर क्रिया को पूर्णता प्रदान करते हैं या क्रिया की सहायता करते हैं या उनके साथ में कार्य करते हैं, वे भी अपने आप में सहायक क्रिया ही कहलाते हैं। इसी तरह से ये भी हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया के साथ में मिलकर इस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, ये हो गई आपकी सहायक क्रिया। ध्यान रखें संयुक्त क्रिया के चार भेद है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, जो संयोजक क्रिया, और एक अंत में होती है रंजक क्रिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सहायक क्रिया की, इसको देख ले फिर आगे चलते हैं।
आशा है मित्रों यहां पर आपको यह सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक कंसेप्ट और सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का तीसरा जो है वो है संयोजी या संयोजक क्रिया या संयोजक क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के साथ मिलकर क्रिया को नया स्वरूप प्रदान करे, नया स्वरूप प्रदान करे, स्वरूप प्रदान करे, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजी या संयोजक क्रिया। ध्यान रखना संयोजी या संयोजक का मीन्स जो है वो आपके जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखें मित्रों कि वह जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से हम यहां संयोजी या संयोजक क्रिया को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मोहन पढ़ने लगा है, मोहन पढ़ने लगा है। ध्यान रहे मित्रों, मोहन पढ़ने लगा है, राघव का अभ्यास, राघव का अभ्यास बढ़ता जा रहा है, राघव का अभ्यास बढ़ता जा रहा है। कार्तिक प्रतिदिन, कार्तिक प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ा करता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं मोहन पढ़ने लगा है, राघव का अभ्यास बढ़ता जा रहा है और कार्तिक प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ा करता है। अब देखिए इसमें संयोजक, संयोजक के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। जो मोहन पढ़ने लगा, लगा, ये जो लगा है ये अपने आप में क्या है, एक संयोजक का कार्य कर रहा है। फिर बढ़ता जा रहा है, जा प्लस रहा, ये क्या है, यहां पर ये संयोजक का कार्य कर रहे हैं, कर। इस तरह से ये जो है आपका यहां पर संयोजी संयोजी क्रिया है जो संयोजक का कार्य कर रही है यहां पर। और इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये लगा है, ये जा रहा है, कर है, ये सारे जो है एक संयोजक क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह के वर्ड जो होंगे वो संयोजी क्रिया कहलाएंगे। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक बार देख ले इसे फिर आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रंजक क्रियाएं। संयुक्त क्रिया का रंजक क्रियाएं किसे कहेंगे, कि वे क्रियाएं
जो मुख्य क्रिया को रंजित करती हैं, रंजित करती हैं, करती है तथा क्रिया को विशिष्ट अर्थ छवि प्रदान करती है, प्रदान करती है, वे क्रियाएं रंजक क्रिया कहलाती हैं। वे रंजक क्रिया कहलाती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो को एक विशिष्ट छवि प्रदान करे, क्रिया को क्या करे, विशिष्ट अर्थ या छवि प्रदान करे, उसे हम क्या कहेंगे, रंजक क्रियाएं कहेंगे। अब वो रंजक क्रिया होती कौन सी है, देख ले उदाहरण इसका। जैसे कि जो भी सेंटेंस में पूछ जाती है, जैसे कि आना, जाना, उठना, बैठना, आना जाना उठना बैठना, लेना, देना, रहना, चाहना, सकना आदि। ये जो क्रियाएं हैं ये विशिष्ट अर्थ अर्थात छवि प्रदान करती है किसको, मुख्य क्रिया को, अतः इसे हम रंजक क्रियाएं कहते हैं। देख लें इसको मित्रों पे, आगे चलते हैं। इसी के साथ मित्रों आपको संयुक्त क्रिया के ये चारों जो भाग है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया जो है, संयोगी या संयोजक क्रिया या रंजक क्रिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल रहेंगे और इनकी भिन्न परिभाषाएं हैं, उचित तरीके से आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, हमने अब बात की सबसे पहले सामान्य क्रिया की, तत्पश्चात बात की हमने यहां पर सहायक क्रिया की, फिर अपन ने बात की संयुक्त क्रिया की और संयुक्त क्रिया के इन चारों भेदों की। अब हम बात कर रहे हैं नाम धातु क्रिया की। तो देखिए मित्रों, नाम धातु क्रिया की बात कर रहे हैं यहां पर। नाम धातु क्रिया में देखिए आप कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं, किसकी तरफ, धातु की तरफ। मैंने आपको बताया था कि क्रियाएं जो है वो हमारी संस्कृत जननी है, उसमें इन क्रियाओं को धातु के नाम से पुकारा जाता है और यहां पर ये क्रियापद हिंदी में हमसे क्रियापद कहते हैं, ठीक है ना। धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु। इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, क्या कहते हैं, इन जो धातु शब्द है इनमें कोई ना कोई प्रत्यय लगाते हैं और प्रत्यय लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं, तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे आपके सामने, नाम धातु क्रिया शब्द वो कहलाएंगे। जैसे कि देखियो यहां पर ये संज्ञा शब्द है हाथ, हाथ से क्या होगा, हथिया, इसमें एक ये आपने नाम धातु प्रत्यय लगा दिया और प्रत्यय लगाकर ये नाम धातु शब्द बन गया हथियाना, ये क्रिया बन गया। यहां पर ये नाम धातु बन गया और हथियाना मतलब क्रिया बन गया। सुख एक विशेषण है, एक विशेषता है कि हमें सुख प्राप्त है। सुखना, सुख और नाम धातु अर्थात सुखना अर्थात अपन सुख में है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ये क्रिया होगी कि हम सुखमय हैं। फिर अपना, सर्वनाम, अपना, नाम धातु और अपना, अपनाना, ना क्रिया लगने से ये क्रिया बन गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि नाम धातु क्रिया में
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और इन धातु शब्दों के साथ में हम जब कभी प्रत्यय मिलाते हैं तो वो नाम धातु क्रिया के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इसको और एग्जाम्पलों के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए, हम यहां पर संज्ञा शब्द की बात करते हैं और बात करते हैं यहां पर नाम धातु। जैसे कि संज्ञा शब्द में टक्कर, फटकार, टक्कर, फटकार, जैसे कि टक्कर से टकराना, फटकार से फटकारना। फिर हम बात करते हैं सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम शब्दों में हम बात करते हैं जैसे गहरा, दोहरा, चिकना, सॉरी ये विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है ये। फिर अपन बात करते हैं, देखो तो इस यहां पर विशेषण शब्दों से जो नाम धातु बनेंगे, गहरा से गहराना, दोहरा से दोहराना, चिकना से चिकनाना। फिर अपन बात करते हैं और सर्वनाम शब्दों की। जैसे चह चह, खट खट, चहचहाना, खटखटाना। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से संज्ञा शब्द से नाम धातु बन रहा है। इसमें प्रत्यय लगाकर अपन जो है न्यू शब्द बना रहे हैं। टक्कर से टकराना, फटकार से फटकारना, ये संज्ञा शब्द है। और विशेषण में गहरा, गहरा से गहराना, दोहरा से दोहराना, चिकना से चिकनाना और चह चह से चहचहाना, चह चह से चहचहाना, चह चह से चहचहाना और खटखट से खटखटाना। इस तरह से अपन इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर ये शब्द बनते हैं। एक और शब्द देख लेते हैं, जैसे त्याग से त्यागना। से ये वर्ड जो है आपका नाम धातु शब्द बनते हैं, जिसमें अपन संज्ञा के अकॉर्डिंग देखा, विशेषण के अकॉर्डिंग देखा हमने और सर्वनाम के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास किया। मित्रों देख लें, इसे पे आगे चलते हैं। यहां पर हम इसे गहरा न कहकर गर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्म से गर्माना, गर्म से गर्माना। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं और आगे नेक्स्ट है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो मेरे दोस्तों देखिए, हमने सब सर्वप्रथम आपके सामने सामान्य क्रिया, तत्पश्चात बात की सहायक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया के चारों भेद, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया और संयोजक क्रिया। तत्पश्चात बात की हमने यहां पर आपके सामने नाम धातु क्रिया, और नाम धातु क्रिया के बाद में आपके आती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया की बात कर रहे हैं। ये नाम धातु क्रिया आप क्लियर होती है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के साथ जैसे ही आप प्रत्यय मिलाएंगे तो वो नाम धातु क्रिया के रूप में तब्दील हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है मित्रों कि हम एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति कार्य न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य प्रेरित करके कार्य करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो देखिए यहां पर कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर, जो करता है वो एक्सपीरियंस होल्डर है, तो वो खुद कार्य न करके किसी को प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए।
किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे, क्या करे, प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, प्रेरणात्मक क्रिया कहेंगे। तो ये जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अब सरपंच ने खुद ने नहीं बनवाया, सरपंच ने खुद ने यह तालाब जो है नहीं बनवाया, ये किसी और से बनवाया, लेकिन प्रेरित किया लोगों को बनवाने के लिए, अर्थात यहां पर जो है वो प्रेरणात्मक क्रिया बनकर जाएगी। फिर इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों से प्रेरित करके उसमें तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहां पर प्रेरणात्मक क्रिया है। अर्थात इस तरीके से जो है वो प्रेरणात्मक क्रिया कार्य करती है। जैसे कि मैं आपके सामने और एग्जांपल लगा दूं, यहां पर देखिए कि सुरेंद्र ने सुरेश से गृह कार्य करवाया, गृह कार्य करवाया। ठीक है, फिर देखिए हिमाद्री ने सुरभि से पानी भरवाया। इस तरह से अपन कह सकते हैं, देखो ये करवाया, ये भरवाया, ये क्या है, ये सारे ही एग्जाम्पल आपके प्रेरणात्मक क्रिया के रहेंगे। किसके रहेंगे, प्रेरणात्मक क्रिया के एग्जाम्पल जो है यहां पर रहेंगे। इस तरीके से मित्रों ये प्रेरणात्मक क्रिया है जो अपने कार्य करती है। ठीक है मित्रों, देख लें इसको। आशा है मित्रों यहां पर नाम धातु क्रिया और जो है प्रेरणात्मक क्रिया दोनों ही यहां पर सफलतम रूप से आप जो है समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब आती है आपके सामने पूर्वकालिक क्रिया। क्या आएगी, पूर्वकालिक क्रिया। अर्थ के आधार पर भेद अपन पढ़ रहे हैं यहां पर। तो पूर्वकालिक क्रिया को देखते हैं अपन कि जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हुई हो। कितनी, दो क्रियाएं। सबसे पहले ये आपका रहेगा कि दो क्रियाएं हो। कितनी हो, दो क्रिया। एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं रहे, दो क्रिया प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी हो और संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ध्यान रखें, एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करना। मैंने आपको कल बताया बेटा कि एक क्रिया पूर्ण करके तुरंत दूसरी क्रिया करें तो जो पूर्व में जो क्रिया बंद हो गई है वो अपने आप में पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ये पूर्वकालिक क्रिया का कंसेप्ट रहता है। ठीक है ना। तो इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखें कि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में लिंग, वचन, कारक, काल का, पुरुष का कोई इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ता है और वो जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तब यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। अव्यय के रूप में मैंने आपको बताया हुआ है, अव्यय मतलब कि अविकारी, अव्यय मतलब कि अविकारी। अविकारी तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। ये अव्यय के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में भी पूर्वकालिक क्रिया जो है वो आपके सामने उपस्थित हो सकती है। तो देखिए, फिर देखिए इसमें एक और कि मूल धातु में कर लगाने से, देखिए यहां पर मुख्य टॉपिक है कर, सोकर, नहाकर, गाकर, जाकर, इस तरह के जो वर्ड लगते हैं वो सारे ही सारे पूर्वकालिक क्रिया के एग्जांपल्स रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो वाक्य किस टाइप का है उसे अपन देखना होगा। फिर देखिए पूर्वकालिक क्रिया का रूप भी दिया जा सकता है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप भी दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेल मूल धातु और कर एवं पढ़कर
पढ़ मूल धातु और कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इन वाक्यों में खेलकर, पढ़कर, ये जो है क्या है, सारी पूर्वकालिक क्रियाएं के एग्जाम्पल रहेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि जब दो क्रियाएं उपस्थित हो और दोनों ही क्रियाओं में जब एक क्रिया पूर्व में जो है हो चुकी है और उसके तुरंत बंद होने से पहले तुरंत दूसरी क्रिया जो है वो शुरुआत हो उसकी, और पहली क्रिया को जो है यहां पर जो बंद हो चुकी क्रिया है उसे पर क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ये कंसेप्ट आता है यहां पर। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। अब देखो एक और तात्कालिक क्रिया, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक बार पूर्वकालिक क्रिया को क्लियर करते हैं यहां पर, फिर बात करते हैं आगे। सबसे पहले अपन पूर्वकालिक क्रिया के एग्जाम्पल को देखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, अब देखिए बच्चा, उदाहरण बच्चा रोकर सो गया। ठीक है मित्रों। दूसरा है श्रेयान नहाकर पूजा करेगा। फिर तीसरा है आनंद आनंद नाश्ता कर, आनंद भोजन कर, कार्यालय जाएगा, कार्यालय जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर कि रोकर मूल धातु के साथ में ये कर लग गया, नहाकर मूल धातु के साथ में कर लग गया, भोजन कर। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मूल क्रिया के साथ में जो कर है ये जो है आपके पूर्वकालिक क्रिया रहेगी। क्या रहेगी मित्रों? पूर्वकालिक क्रिया के एग्जाम्पल रहेंगे, क्रिया कहलाती है। इस बात को तरीके से पहचान लें। एक बार चलते हैं फिर पुनः। अब देखिए क्या कहा है, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप भी दिया जा सकता है। ऐसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, ठीक है ना, ताकि मूल धातु के साथ में कर लगे। अब देखिए अब एक कंसेप्ट और यहां पर पूछा गया है कि पूर्वकालिक क्रिया एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। अब एक तो होगी पूर्वकालिक और एक है तात्कालिक क्रिया। ध्यान रखिए मित्रों, तात्कालिक क्रिया क्या कहा है? तात्कालिक क्रिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु ते प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। पुलिस के आते ही, अब देखो ते ही, इसमें क्या कहा कि धातु प्लस ते, धातु प्लस ते, धातु प्लस ते, मेरे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन निकल गई। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि एक क्रिया के पहुंचने से ही, एक क्रिया के घटित होने से पहले ही दूसरी क्रिया घटित चुकी होती है। तो ध्यान रखना, जो पहले घटना घटी है, देखिए जो पहले घटना घटी है, आनंद भोजन कर कार्यालय जाएगा, तो जो पहले जो घटना घटी वो तो हो गई आपके पूर्वकालिक। ठीक है ना, और अंत में जो इसके बाद में घटते ही होगी उसमें देखो धातु ते, धातु प्लस ते आएगा। पुलिस के पहुंचते ही, पुलिस के पहुंचते ही चोर भाग गया, चोर भाग गया। इस तरह से ये धातु प्लस ते अर्थात चोर भाग जाना जो है
ये अपने आप में क्या होगा, तात्कालिक क्रिया, मतलब कि एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया यहां पर गठित हो गई, अर्थात ये तात्कालिक क्रिया का एग्जाम्पल रहेगा मित्रों। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर हमने बात की पूर्वकालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया की। आशा है मित्रों कि यहां पर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको देख लें एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब मित्रों आगे चलते हैं कृदंत क्रिया की ओर। अब देखिए कृदंत क्रिया, नेक्स्ट यहां तक अपन समझ चुके हैं। तो ये कृदंत क्रिया में देखिए, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, क्रिया शब्द जो होते हैं उसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। ध्यान रखना, क्रिया शब्द हो, कैसा हो? क्रिया शब्द, उसके साथ में जब कृत प्रत्यय लगेगा तो वो कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द जो है वो कृदंत कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय के साथ में जो शब्द होते हैं, क्रियापद जो होते हैं उसके साथ में कृत प्रत्यय लगेगा और लगने से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपके कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। या क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से या तो कृत प्रत्यय लगे या फिर जो भी प्रत्यय लगेगा क्रिया शब्द के पीछे और बनकर कोई नया शब्द जो बनेगा उसे अपन कृदंत क्रिया जो है वो कहेंगे। क्या कहेंगे? वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे देखो चाल, ये चाल क्या है? अपने आप में क्रिया शब्द है। इसका क्या हो गया? चलना या चलता या चलकर। लिख का लिखना, लिखता या लिखकर। ठीक है ना, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है यहां पर की क्रिया है पढ़, अब पढ़ से हो गया पढ़ना या पढ़कर, इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। या है दौड़, दौड़ से हो गया दौड़ना या दौड़ते हुए। फिर है एक शब्द उठ, उठ से उठना, उठकर। इस तरीके से ये जो है आपके कृदंत क्रिया जो है बन सकती है। इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आती है आपके सामने सजातीय क्रियाएं। क्या क्रिया है? सजातीय क्रिया। देखो सजातीय क्रियाओं का मेल इसे है कि वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बने हों। देखो क्या कहा है? जहां पर कर्म और क्रिया दोनों ही एक धातु के, दोनों ही एक, दोनों ही एक धातु के बने हो, दोनों ही एक धातु के बने, धातु से बनकर सात प्रयुक्त होते हैं। जैसे पर्वतारोहियों ने पर्वत की चढ़ाई चढ़ी। अब देखिए यहां पर कर्म और क्रिया दोनों ही एक धातु से मिलकर बने, चढ़ाई चढ़ी। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता की पढ़ाई पढ़ी। इस तरीके से इन शब्दों में अपन देखिए पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, चढ़ धातु है दोनों में पर धातु है। ठीक है ना, इस तरीके से तो देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से जो है सजातीय क्रियाएं उनके सामने आ रही है। कुछ और देखते हैं अपन, जैसे कि देखिए सजातीय क्रियाएं, उदाहरण लड़कियां खेल खेल रही है। यहां पर भी देखिए ये खेल एक क्रिया है और ये कर्म, ये दोनों ही एक ही धातु से बने हैं। पक्षी अनोखी बोली बोल रहे हैं। पक्षी
अनोखी बोली बोल रहे हैं, बोली बोल रहे हैं। देखो देखो यहां पर बोलने, बोल बोल बोली और बोल दोनों ही जो है एक ही धातु से मिले हुए शब्द है। खेल खेल रही, इस तरीके से ये सजातीय क्रिया के एग्जाम्पल रहेंगे मित्रों। आशा है यहां पर ये अर्थ के आधार पर आठों भेद आपको भली बात समझ में आए होंगे, जिसमें सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया के चारों भेद के साथ में ही हमने बात की नाम धातु की, हमने बात की प्रेरणात्मक क्रिया की, हमने बात की पूर्व क्रिया की, हमने बात की सजातीय क्रिया की, हमने बात की कृत क्रिया की। इस तरीके से ये आपके सामने सर्वप्रथम कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक, सकर्मक के दोनों भेद, तत्पश्चात बात की अर्थ के आधार पर भेद, और अब हम बात करने जा रहे हैं काल के आधार पर भेदों की। यहां तक मित्रों बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ऐसी उम्मीद है। आगे चलते हैं, देख लेना एक बार। अब देखिए काल के आधार पर अब हम बात कर रहे हैं काल अर्थात समय। ध्यान रखें काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है, जिस समय में क्रिया संपन्न होती है, उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद है, हमें पता ही है, जैसा कि वर्तमान है, भविष्य है और भूत है। ये तीन प्रकार के समय के आधार पर भेद किए जाते हैं। हम यहाँ पर क्रिया की बात कर रहे हैं कि क्रिया किस काल में, किस समय में संपन्न हुई है, उसी के आधार पर तीन भेद है। यहाँ पर सबसे पहला भेद है भूतकाल क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय, क्या है, बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकालिक क्रिया कहलाती है। किस मतलब कि जो बीता समय में जो कार्य जो क्रिया हुई थी उसे पर क्या कहेंगे? भूतकालिक क्रिया कह सकते हैं। जैसे वह विदेश चला गया, मतलब कि बात बीत चुकी है, चला गया वो विदेश। कितने समय पहले गया कोई निश्चित नहीं है, 2 साल पहले गया था, 5 साल पहले गया था, लेकिन पता नहीं कि उसके बाद में स्टोर चलता है वो उस समय विदेश चला गया। ठीक है, तो ये है, उसने बहुत सुंदर गीत गाया, मतलब वो गा चुका है, बात बीत चुकी है, वो बात जो है, जो भी क्रिया है वो हो चुकी है। अर्थात समय के आधार पर इसके भेद में हम इसे, इस वाक्य को जो है भूतकाल क्रिया की उपमा जो है वो यहां पर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान काल, मतलब कि प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने, वर्तमान समय में, देखिए मित्रों, वर्तमान समय में कार्य के होने की, संपन्न होने का बोध होता हो, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, ये दोनों ही जो है बातें अभी वर्तमान काल में चल रही है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान कालिक क्रिया का एग्जाम्पल बताएंगे। फिर है भविष्यत काल, मतलब कि आने वाले समय में वो क्रिया घटने वाली है, ऐसी संभावना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, अर्थात क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय, देखो क्या कहा है, आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। आने वाले समय में कार्य होने का जो बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गाल की छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जीजीडी से पढ़ने वाले, ओपीडी से पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं वो बिल्कुल राजस्थान की एसआई भर्ती में जो है वो चयन उनका होगा। इस तरीके से हम भविष्य काल की क्रियाओं के लिए भी जो संभावना जता सकते हैं। तो इसी के साथ मित्रों हमने क्रिया के सारे ही भेद, क्रिया की परिभाषाएं भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, अर्थ के आधार पर सकर्मक अकर्मक, कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर 8 भेद, कर्म के आधार पर जो भेद बनते हैं और काल के आधार पर भेद, अर्थात इस तरीके से भिन्न प्रकार की क्रिया, जितनी भी इस कंसेप्ट में क्रियाएं रहती हैं, किस तरीके से वाक्य में इसकी उपयोगिताएं होती है और किस दृष्टिकोण से हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, इन सारी संकल्पनाओं को यहाँ पर उचित तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। मित्रों, आशा है आपको यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से समझ आया होगा। इसे बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ेंगे तो आपकी ये सारे कंसेप्ट जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाले हैं। मित्रों, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक अलग बिंदु के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।